सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत। मतलब सिंधु सभ्यता के समय का जो भी इमारत बना करता था, जो भी घर बना हुआ करता था, वो ईंट का बना हुआ करता था। और वो ईंट जो हुआ करता था पक्की ईंट हुआ करता था, पका हुआ ईंट हुआ करता था, ठीक है ना। और उस समय की जो पकी हुई मिट्टी जो हुआ करती थी ना, उसको टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। और आप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हर सेट में एक ना एक सवाल देखने के लिए आपको मिलता है, चाहे वो खोज की बात कर ले या कौन सा चीज़ें कहाँ से मिला है उसकी बातें कर ले, तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप सिंधु सभ्यता जरूर करके जाइएगा, यहाँ से सवाल आने की संभावनाएं हैं। चलिए, यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग इससे पहले भी किए हैं। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, इन सारे स्थलों के बारे में पहले भी हम लोग 66वीं में पढ़ चुके हैं। चलिए, अब थोड़ा सा जो चीज़ें नहीं वहाँ पढ़े थे वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाता पक्की ईंटों से बनी इमारत। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य जो तिथि है, कई बार तिथि पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि क्या है, तो याद रखिएगा 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। इस प्रकार से ये विस्तरित था, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से ये विस्तरित था। इसीलिए करके कई बार सवाल पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था किस आकार में था, तो त्रिभुजाकार था। इस बात को याद रखेंगे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु, अच्छा सभ्यता, गड़बड़ा गया, सभ्यता होता। सिंधु सभ्यता के 6 प्रमुख नगर थे उस समय। सिंधु सभ्यता में जो नगर हुआ करते थे, क्योंकि उस समय सिंधु सभ्यता की विशेषताएं भी थी कि सिंधु सभ्यता नगरीय व्यवस्थाएं थी। मतलब उस समय नगर हुआ करता था, शहर हुआ करता था, जिस प्रकार से अभी शहर है। तो 6 प्रमुख उस समय के नगर थे। उसमें आप देखिए कि मोहनजोदड़ो, जो कि उस समय का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था और सबसे अधिक जो है ना स्थल भी मिले हैं और या कोई साक्ष्य भी मिले हैं, वो मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। कालीबंगन, धौलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी और गनवाड़ीवाला, ये उस समय के प्रमुख 6 शहर हुआ करते थे। और इस समय के जो निवासी थे, मतलब सिंधु सभ्यता का विकास जो हुआ ना, और सिंधु सभ्यता का मतलब क्या हुआ कि सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोग और उसके द्वारा जो रीति रिवाज चलाया गया, वो सारे सम्मिलित रूप से क्या बना? सिंधु सभ्यता बना। और जो सिंधु नदी के किनारे आकर के जो लोग बसे और सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ ना, वो लोग कहाँ से आए थे? तो वो लोग मुख्यतः द्रविड़ हुआ करते थे और ये भूमध्य सागर से आए थे। कहाँ से आए थे? भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों से आए थे, ठीक है ना साहब। आपको हिस्ट्री में बताए थे भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उस तरफ क्या कहते हैं, भूमध्य सागर बताए थे ना हम लोग। भूमध्य सागर, लाल सागर, कला सागर, ये सारी चीज़ें आपको बताए थे। तो भूमध्य सागरीय थे और भूमध्य सागरीय लोग ही चल करके सिंधु घाटी के आसपास आकर करके ये बस चुके थे। चलिए, लोथल, ये द्रविड़, ये भारत के मूल निवासी हुआ करते थे, जो दक्षिण भारत में सबसे पहले आए थे, ठीक है ना। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह हुआ करता था। और लोथल में एक गोदीवारा बंदरगाह जो था, वो सबसे प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, गोदीवारा, ठीक है ना, गोदीवारा बंदरगाह। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, अभी जो टाइम बचा हुआ है, जितना भी 10-12 दिन बचा हुआ, जो भी बीपीएससी का कैंडिडेट है, बिल्कुल अपना जान लगा दीजिए, एक मिनट लगा दीजिए, ताकि बाद में अगर रिजल्ट भी ना हो ना, तो ये अफसोस ना हो कि हम ये चीज़ें पढ़ के नहीं गए थे, मेरे तरफ से ये कमी रह गई। समझ रहे ना। और कभी भी एग्ज़ाम हॉल में जाइए ना, निगेटिव थिंक को लेके मत जाइए। और निगेटिव थिंक आपके साथ ज़रूर जाएगा उस समय जब आप चीज़ों को छोड़ के जाइएगा कि ये टॉपिक मेरा छूट गया। और उस समय ना आप 50 टॉपिक पढ़ लिए, वो अलग तरफ रखिए, और 2 टॉपिक आप छोड़ के चले जाइए, 2 टॉपिक नहीं पढ़िए और वो चीज़ें अलग तरफ रखिए। आपका पूरा दिमाग जो रहेगा ना 2 टॉपिक पे रहेगा कि 2 टॉपिक तो मेरा छूट गया, वहाँ से सवाल आएगा तो क्या होगा। और यही सोचते सोचते होता क्या है कि जो आप 50 टॉपिक करके गए हैं ना, वो भी ब्रेन वॉश हो जाता है, वो भी निकल जाता है। इसीलिए करके पूरी तरह से आप
जितना भी चीज़ें हैं, जितना भी आपके पास टाइम है, वो सारे झोंक दीजिए, बिल्कुल झोंक दीजिए, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। और बाय चांस रिजल्ट नहीं भी होता है, मे भी किसी कारणवश, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना और चीज़ों को जानना दोनों अलग अलग पहलू हैं। उस समय हर चीज़ें मायने रखता है, टाइम मायने रखता है, प्रेशर, प्रेजेंट टाइम का आपका माइंड सेट क्या है, वो चीज़ें, हर चीज़ें मायने रखता है। इसीलिए करके अभी कम से कम अपना 100% दीजिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आवे कि नहीं हम कर सकते हैं, मेरा हो सकता है। इसीलिए करके अभी कहीं भी 1 मिनट भी टाइम किल मत करिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ कई लोगों का उम्मीद है, ठीक है ना। और इसी उम्मीद से शायद आज हम भी यहाँ अगर हैं, तो आप ही लोगों की उम्मीद से कि अगर 2-4 का भी रिजल्ट हो जाए तो कम से कम लगेगा कि मेरा मेहनत सफल हो गया। चलिए, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोले गए। मतलब सिंधु सभ्यता के जो स्थल है, जो प्राचीन स्थल है, वो सबसे अधिक अगर मिला है, सबसे अधिक साक्ष्य जो मिला है स्थलों का, वो कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। और सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख फसल हुआ करता था वो गेहूं और जौ हुआ करता था, गेहूं और जौ हुआ करता था। और इस समय की जो लिपि थी ना, लिखने की लिपि, ये भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। और भाव चित्रात्मक जो लिपि थी ना, ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसकी पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति फिर बाईं से दाईं ओर, और इसी तरह से क्रम से चलता था। पहली पंक्ति दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं, फिर दाईं से बाईं, मतलब इसी तरह से क्रम में चलता था। ये कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। मिट्टी से बने हुए हल का जो साक्ष्य मिला है वो बनवाली से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बनवाली से प्राप्त हुआ। मिट्टी से बना हुआ हल ये बनवाली से प्राप्त हुआ। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि जोते हुए खेत का साक्ष्य, पके हुए मिट्टी का साक्ष्य, ठीक है, उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह, ये सारी चीज़ें आपको जो भी साक्ष्य मिला है, एक एक सवाल आप देख लीजिए कि हर साल पूछा गया है, तो यहाँ से करके जाना आप लोगों को। सिंधु सभ्यता जो थी ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यताएं थी। और घरों का दरवाज़ा और खिड़की जो हुआ करता था ना, प्रायः सिंधु सभ्यता का जो भी शहर था वो हमेशा सड़क के पीछे खुला करता था, इसका खिड़की भी दरवाज़ा भी। लेकिन उसी सिंधु सभ्यता में एक शहर था लोथल, उस नगर का जो खिड़की और दरवाज़ा खुलता था वो सड़क की तरफ खुलता था। जिस तरह से अभी देखिए, अभी क्या होता है कि जो भी घर बनता है वो उसका खिड़की और दरवाज़ा किधर होता है? सड़क की तरफ होता है। तो उस समय लोथल जो था ना, उसका सड़क के तरफ खिड़की और दरवाज़ा खुला करता था। बाकी जो शहर था उन सारे नगरों में जो दरवाजे और खिड़की होते थे वो सड़क के पीछे हुआ करते थे, घरों के पीछे। चलिए साहब, इस बात को याद रखेंगे। घरों का दरवाज़ा एवं खिड़की पीछे की तरफ खुलता था, परंतु लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। इस बात को याद रखेंगे। घरों के विनाश करने के लिए ये सिंधु सभ्यता के लोग किस पद्धति का प्रयोग करते थे? ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया करते थे। इस बात को ध्यान में रखना है कि घरों के विनाश के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। आग में पकी मिट्टी, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। और सबसे पहले बताइए, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगन से मिला था साहब। स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह मतलब इस तरह का जो चिन्ह आप देखते हैं ना, हाँ बना नहीं हो ना हमको, हाँ ठीक है, उल्टा हो गया, ऐसे होगा, हाँ अच्छा बूझ गए ना, बूझ गए ना। स्वास्तिक का चिन्ह क्या होता है, बस इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह मिला है वह कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता। एक्चुअली है कि धार्मिक जो अनुष्ठान वाला चीज़ें हैं ना, उससे काफ़ी दूर दूर तक नाता नहीं है। चलिए, सिंधु सभ्यता जो थी ये मातृसत्तात्मक थी। मतलब सिंधु सभ्यता में माताओं का ज़्यादा सम्मान हुआ करता था और माताओं का भी हुआ करता था, माताओं को पूज्य माना जाता था सिंधु सभ्यता में। और ये धरती को भी माँ समझ कर करके, उर्वरता की देवी समझ कर करके ये पूजा क्या करता था? धरती की पूजा क्या करता था, ठीक है साहब, सिंधु सभ्यता के लोग। पिग्गट, ये इतिहासकार का नाम है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। क्या कहा? जुड़वा राजधानी कहा। कई बार पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है सिंधु सभ्यता का? तो क्या बोलेंगे हम लोग? पिग्गट को। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में
प्रचलित था। यानी पर्दा प्रथा का मतलब जो आप घूंघट वगैरह देखते हैं, तो ये घूंघट वगैरह डालना महिलाओं का ये कब से शुरू है? सिंधु सभ्यता से शुरू है। और वेश्यावृत्ति भी ये भी सिंधु सभ्यता से ही प्रचलित है। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित थी। मतलब लाश को दफनाया भी जाता था, लाश को जलाया भी जाता था। लेकिन सिंधु सभ्यता का कुछ शहर ऐसा था जहाँ पर कुछ जगहों पर लाश को दफनाया जाता था और कुछ जगहों पर लाश को जलाया जाता था। अब देख लेते हैं हम लोग कौन सा जगह है जहाँ पर लाश को जलाया जाता था और कहाँ पे दफनाया जाता था। देखिए, हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा और मोहनजोदड़ो में जलाने की। देखिए, जोदड़ो जलाने, ठीक है, जोदड़ो जो से जलाने, इस लॉजिक को याद रखिएगा। और हड़प्पा में क्या था? दफनाने। हड़प्पा फा देख रहे हैं, तो हड़प्पा में दफनाया जाता था और जोधड़ों में जलाया जाता था। और इस तरह की प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। जबकि लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ थी। मतलब दोनों था, सबको दफनाया भी जाता था और सबको जलाया भी जाता था। दोनों चीज़ें इस यहाँ से मिलती हैं। ठीक है साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए 66वीं में जो हम डाले हैं सिंधु सभ्यता की चीज़ें कंटेंट, और इसमें जो डालें इतना कम से कम करके चल जाएगा तो आपका सिंधु से सवाल मेरे समझ से नहीं छूटेगा। चलिए अगला, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण जो है प्राकृतिक आपदा, और इस प्राकृतिक आपदा में भी सबसे महत्वपूर्ण जो था ना इसको बर्बाद करने का, वो बाढ़ का योगदान था। इसी वजह से सिंधु सभ्यता क्या हो गया? विनाश हो गया। क्योंकि सिंधु नदियाँ और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इसमें बार बार बाढ़ आया करता था, जिसके कारण ये सभ्यताएँ क्या हो गई? विनाश हो गई। वृक्ष पूजा, जो हम लोग महिला लोग देखते हैं नहीं, बरगद के पेड़ में रस्सी लेके घूम जाती है, उसमें आटा उटा चिपका आती है, चंदन टिक्का लगाती है, तो ये सारे चीज़ें जो है कहाँ से है? सिंधु सभ्यता से। धरती की पूजा, शिव पूजा, ये सारे सिंधु सभ्यता से ही प्रचलित है। यानी भोला बाबा का पूजा सिंधु सभ्यता से ही चल रहा है। ठीक है, चलिए सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार द्वारा तांबा खेतरी से, मतलब सिंधु सभ्यता में जो भी व्यापार हुआ करता था ना, तो इस व्यापार करने के लिए अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी। और ये अलग अलग वस्तु अलग अलग जगहों से मंगाया जाता था, क्योंकि भारत में उतना उपलब्ध था नहीं। तो सिंधु सभ्यता में जो विदेशी व्यापार होता था, तो उस विदेशी व्यापार में जो तांबा मंगाया जाता था वो खेतरी से। कहाँ से? खेतरी। खेतरी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। उसके बाद चांदी जो ये मंगाया करता था अफगानिस्तान से एवं ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से ये चांदी मंगाते थे। और सोना जो मिलता था ये कर्नाटक से। आप देख लीजिए, कर्नाटक में सोना का, भारत में सबसे अधिक खान जो है सोना का 90% सोना, 98% ये कर्नाटक से ही मिलता है। ठीक है ना। और ये सिंधु सभ्यता से ही यहाँ से सोना का उत्पादन हो रहा है। और इसके अलावा जो सोना मंगाया जाता था वो कहाँ से? अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो सिंधु सभ्यता 66वीं, और ये वाला अगर आप कर लेते 63वीं वाला, तो चीज़ें आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से सवाल फंसेगा। चलिए साहब अगला है, मेगास्थनीज दूत था। ये सवाल भी इनडायरेक्टली रूप से आपको करवाए हुए हैं। चलिए साहब, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा सेलुकस निकेटर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका सेलुकस निकेटर का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है साहब। सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी मेगास्थनीज, जिसका नाम था इंडिका। और इंडिका में मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। और इंडिका में इन्होंने जो मौर्य समाज था ये 7 वर्णों में बटा हुआ था, 7 भागों में बटा हुआ था। इसके बारे में ही ये बताता है इंडिका। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि मेगास्थनीज का जो पुस्तक है क्या है? इंडिका है। इससे जुड़ा हुआ चीज़ें हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए साहब, सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का क्या था? ये राजदूत था। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। और इसी पुस्तक में इन्होंने बताया कि मौर्यकालीन जो समाज था वो 7 वर्गों में बटा हुआ था। और ये भी सवाल पूछा गया, आगे जा करके देखिएगा। चलिए इतना पॉइंट इसे याद रखना है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसके बाद डाइमेकस या सीरियन नरेश। सीरियन नरेश मतलब क्या? सीरिया।
सीरिया जो था ना, वहाँ का जो राजा था, उस राजा का नाम था अंतियोकस। क्या नाम था? अंतियोकस। उसका ये राजदूत था। कौन? डायमेकस। डायमेकस अंतियोकस। देखिए इसमें भी लगा हुआ कस और इसमें भी लगा हुआ है कस, देख रहे हैं? तो लॉजिकली, क्योंकि आप ना नाम में कंफ्यूज करिएगा, डायनोसियस और डायमेकस, ये दो आपको कंफ्यूज करेगा, इसी लेकर के याद रखिएगा, इसमें भी कस और इसमें भी कस, ठीक है? तो डायमेकस ये अंतियोकस का राजदूत था, जो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बना था वो बिंदुसार बना था, उसके दरबार में मेगास्थनीज आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में वो कौन आया था? डायमेकस आया था, ठीक है ना? चलिए अगला, डायनोसियस ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस, मिस्र का राजा था टॉलमी फिलेडेल्फस, इसका ये क्या था? राजदूत था। कौन? डायनोसियस। डायनोसियस। और ये किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। और यहाँ से भी सवाल छपने का चांसेज है कि मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसके बाद डायमेकस ये बिंदुसार के दरबार में, और डायनोसियस ये अशोक के दरबार में, ठीक है साहब? इतना पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। चीनी यात्री फाहियान जो है ना, ये जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। होता मिस्टेक है यहाँ पे, आया था, ठीक है ना? क्या बोले? चलिए चलिए साहब, इसने 14 वर्ष तक भारत में रहा तथा अपनी पुस्तक फौकुओकी, क्या किताब का नाम है? फौकुओकी किताब का नाम, वो दूसरा पुस्तक है जो आप कह रहे हैं, फौकुओकी, इस किताब को इन्होंने लिखा है, और ये गुप्तकालीन इतिहास के बारे में लिखा है। कौन? किसका किताब है ये? फाहियान का, ठीक है? चलिए, अपनी पुस्तक में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया है। कौन बताया है सुखी? फाहियान। तो पूछा जाएगा कि फाहियान के अनुसार कहाँ के जनता को उन्होंने सुखी और समृद्ध बताया है? तो मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने सुखी और समृद्ध बताया है। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। देखिए, हो से हर्षवर्धन, हो से हुएनसांग। 629 ईस्वी में ये चीन से निकला था, और 630 में ये भारत पहुंच गया, और 645 तक 15 वर्ष तक ये भारत में रहा था। 629 में निकला, 630 में पहुंचा, और 645 तक भारत में ये रहा, फिर गया, 15 वर्ष तक कुल रहा था। हाँ, पुष्पभूति वंश। चलिए अगला, पूछेगा हमरे साके फेरो, इन्हें कि बुक में जाकर के अगर सवाल हम किए हैं, तो सवाल अगर हम किए हैं तो हम बोले थे कि कमेंट में लिख दीजिएगा आप, लेकिन सवाल वो आएगा तो फिर दोहरा के हमरे से पूछेगा, पैसा दिया ना साहब। चलिए हाँ, वर्धन वंश। चलिए, 629 में चीन से निकला तथा 630 में भारत पहुंचा, और 15 वर्ष तक ये भारत में रहा। ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए थे, ठीक है? करने आए थे, ये नहीं थे, आए थे, ठीक है साहब? कौन आया था? हुएनसांग आया था, हुएनसांग आया था। और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को एक पुस्तक में लिखा, और उस पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी। क्या है? सीयूकी। इसी के बारे में बोलना चाह रहे थे। चलिए अगला है, अब देखिए कौन कौन यात्री, देखिए अभी क्या पूछा था सवाल कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, इस तरह का सवाल। तो यहाँ से जो भी इतिहास में कोई भी यात्री या कोई दूत बन के आया है, तो सवाल यहाँ से आता है। तो जो भी यात्री आया है या कोई दूत आया है, तो हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर टोटली डाल दी है एक साथ, ताकि आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। चलिए साहब, चलिए, अल बैरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ अल बैरूनी आया था, और अल बैरूनी जो था ना, वो महमूद गजनबी का दरबारी था, ठीक है ना साहब? इस बात को भी याद रखिएगा। और ये कहाँ से आया था? तुर्कमेनिस्तान का। तुर्कमेनिस्तान, ये अरबी लेखक था, और अरब में भी किस देश से? तुर्कमेनिस्तान से ये आया था। तुर्कमेनिस्तान के ये लेखक थे, इस बात को याद रखेंगे साहब। चलिए अगला है, इनकी पुस्तक किताब उल हिंद, या बोलते हैं तहकीक ए हिंद, और इसी का अर्थ होता है भारत की खोज। ये है इनकी किताबें, ठीक है साहब? किसका? अल बैरूनी। और अल बैरूनी किसके साथ आया था भारत? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, और इनकी किताब है
किताब उल हिंद या तहकीक हिंद या इसी को बोलते भारत की खोज। ठीक है, अगला देखिएगा। अच्छा, वो भारत की खोज जो लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो नेहरू का था साहब। ठीक है, लॉजिकली ध्यान में रखिएगा दोनों चीज़ें। चलिए, अल बेरूनी, फिरदौसी, उत्बी, महमूद गजनवी के क्या थे, दरबारी थे। ये तीनों व्यक्ति इतिहासकार थे और तीनों जो है सो महमूद गजनवी के ये दरबारी थे। इसके बाद विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के दरबार में इटली का यात्री आया था जिसका नाम था निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी और 1420 में आया था। मतलब जो भी प्राचीन काल से लेकर के मध्यकालीन तक जो भी यात्री आया है उन सारे को हम लोग लगभग कलेक्ट करके एक जगह डाल दिए जो पूछने के लायक है। तो विजयनगर के देवराय प्रथम, सबसे पहला नंबर याद रखना है कि किस वंश का था, विजयनगर साम्राज्य का शासक था। और ये इटली का एक यात्री था जिसका नाम था निकोलो कॉन्टी। ये 1420 में इनके दरबार में आया था। फारस यात्री अब्दुल रज्जाक, फारस यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में 1442 में आया था। देवराय द्वितीय, ये भी विजयनगर साम्राज्य का ही शासक है, देवराय द्वितीय। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस एवं बारबोसा। ये तुलुव वंश का शासक था जिसका नाम था कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय। और बाबर अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा जो बोला है ना, कृष्ण देवराय को ही बोला है। इस बात को याद रखिएगा। बाबर अपनी आत्मकथा में तुझो के बाबरी में लिखा है कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया है, वो कृष्ण देवराय को ही बताया है। ठीक है साहब। और इसके दरबार में जो आया था ना, ये पायस, डोमिंग पायस और बारबोसा, ये आया था 1515 में आया था, 1515 में आया था। ठीक है साहब। चलिए, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इब्न बतूता यह 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसने अपनी पुस्तक रिहला में सल्तनत कालीन व्यवस्था का ये वर्णन किया है। और इब्न बतूता जो था ना, ये कहाँ का था, मोरक्को का था। और आपको पता है कि 1333 में आया था, 1336 में से प्रधानमंत्री बना दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसको प्रधानमंत्री बना गया और 1342 में से दूत बना करके कहाँ भेज दिया था, चीन भेज दिया था। इस बात को भी याद रखेंगे हम लोग। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये उसी का लाइन है, ठीक है ना, हाँ उसी का है, इब्न बतूता का ही लाइन। और इत सिंह जो है 673 ईस्वी में ये भारत आया था, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए, इत सिंह, इतना पॉइंट याद रखना है साहब। चलिए बताइएगा साहब कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास। देखिए, शासन काल का सिद्धांत मतलब क्या, शासन क्या कैसे करेगा, जब तक उसमें राजनीतिक नहीं रहेगा तो शासन कैसा होगा। तो शासन काल के सिद्धांत और शासन कला का सिद्धांत देख लीजिए। शासन काल नहीं, शासन कला है, शासन करने का जो कला है ना, उसका वर्णन किया गया। ठीक है साहब। तो इसी को तो बोलते हैं राजनीतिक, क्या बोलते हैं, राजनीतिक, शॉर्टकट में बोलेंगे। तो यानी इसका मतलब अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक की किताबें साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जानते हैं। बाकी जो भी किताबें हैं, जो पुरानी किताबें हैं, प्राचीन किताबें, उसको हम लोग 64वीं में डाल दिए हैं। तो आप देख रहे हैं किताब भी यहाँ से पूछा जा रहा है, तो मैं भी हो सकता है कि सवाल पूछ दिया जाए। तो चीज़ों को याद करना तो आपका काम है। हम एक जगह कंटेंट डाल दिए हैं, समझा दिए हैं, अब चीज़ें कितना आप रख पाते हैं वो तो डिपेंड आप पर करेगा ना साहब। चलिए, लेकिन अंतिम पल तक साहब हारना नहीं है, अंतिम क्षण तक पूरे जीवन को समर्पित कर देना है। अंतिम पल तक एग्ज़ाम हॉल में जाते जाते तक कुछ ना कुछ सीखते जाना है। चलिए, ये किताबें जो था ना, शासन के सिद्धांत एवं
अभ्यास पर डिपेंड था, ठीक है साहब। अर्थशास्त्र चाणक्य के राजनीतिक का पुस्तक है, ठीक है साहब। इसमें नाम है अर्थशास्त्र लेकिन पुस्तक है राजनीतिक का, और ऑप्शन में भक भक दिखाई देगा अर्थशास्त्र की पुस्तक, समझ रहे हैं। धन संचय जो लिखा हुआ था ना, इसीलिए दिया हुआ था कि धन से संबंधित होता अर्थशास्त्र, ठीक है ना, तो इसीलिए दिया था फंसाने के लिए, ठीक है ना। चलिए, इसमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का वर्णन है। मतलब कई बार पूछा जाएगा कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का वर्णन किस पुस्तकों से मिलता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? अर्थशास्त्र से, ठीक है ना। चलिए साहब, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना अर्थशास्त्र, जिस प्रकार से राजनीतिक की किताबें हैं उसी तरह से मैकियावेली की किताबें हैं, वो है प्रिंस। मैकियावेली की किताब का क्या नाम है? प्रिंस। तो क्योंकि मैकियावेली का जो प्रिंस था वो राजनीतिक का किताब था, और इसका भी जो अर्थशास्त्र है राजनीतिक का किताब है, जिसके कारण चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है। और अर्थशास्त्र की तो तुलना जो की गई है किससे की गई है? प्रिंस किताब से की गई है, ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। अष्टाध्यायी ये पाणिनि के सिद्धांत की किताबें हैं, और इसमें मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का क्या है? उल्लेख है। तो देखिए, आप जहां अर्थशास्त्र में भी मिल रहा है मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी, वहीं आप अष्टाध्यायी पाणिनि में भी क्या मिल रहा है? पाणिनि का जो किताबें हैं अष्टाध्यायी, इसमें भी क्या मिल रहा है? मौर्यकालीन इतिहास का ही जानकारी मिल रहा है साहब। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। शुंगों का जो शासन था शुंग वंश का, ठीक है ना, शुंग वंश का, जिसका पुष्यमित्र शुंग जो थे, ठीक है ना, और पुष्यमित्र शुंग के ही दरबारी थे कौन? पतंजलि। और इन्होंने किताब लिखा महाभाष्य, ठीक है, और उसमें मिलता है शुंगों के इतिहास का पता चलता है साहब। उसके बाद कल्हन का राजतरंगिणी, ये इसमें कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। कश्मीर के इतिहास का पता किस में चलता है? राजतरंगिणी में चलता है, और राजतरंगिणी किसकी किताबें हैं? कल्हन की किताबें हैं, ठीक है। उसके बाद अली अहमद की जो किताबें हैं चचनामा, इसमें अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। मतलब अरब के द्वारा सिंध को जो जीत लिया गया ना, अरब सिंध पर आक्रमण किया और उसको जो जीत लिया ना, इसका जो पूरा कहानी मिलता है, पूरा जो इतिहास मिलता है, वो किस में मिलता है? चचनामा में। और चचनामा किसकी किताबें हैं? अली अहमद की किताबें हैं साहब, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से भारत और फारस के संबंध का उल्लेख मिलता है। और आपको पता ही है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक है साहब, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल हम लोग। इससे इतना ही याद रखना है, बाकी चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा कर पाते हैं और तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो इतना कम से कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है कि 66वीं 65वीं दोनों में बौद्ध धर्म करवाए हैं, ठीक है, और बौद्ध धर्म का जो भी कंटेंट है मैक्सिमम कंटेंट डाल दिए। अगर पूछा जाएगा तो सवाल यहीं से आएगा। चलिए साहब, और बिहार स्पेशल में भी डाला हुआ है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साहब, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा इसका बौद्ध धर्म, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। त्रिपिटक का मतलब हुआ, त्रि मतलब तीन, पिटक मतलब पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, ठीक है ना साहब। तो 3 पिटक, जिसमें एक था विनय पिटक, और विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन। मतलब बौद्ध धर्म में जो भी धार्मिक अनुष्ठान होगा उसमें क्या क्या नियमें होगा, इस नियमों का जो वर्णन मिलता है किस में मिलता है? विनय पिटक में, ठीक है ना। सुत्त पिटक, इसमें धार्मिक वचनों का संग्रह किया गया है। मतलब जो गौतम बुद्ध उपदेश दिए थे ना, उन उपदेशों को जो जमा किया गया, संग्रह किया गया, वो किस में संकलित है? वो सुत्त पिटक में है, ठीक है। उसके बाद है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शनों का वर्णन है। बौद्ध का जो फिलॉसफी है, बौद्ध धर्म का जो भी कंटेंट है, चाहे उसके उपदेश से निकला हुआ चीज़ें, चाहे इसके सिद्धांत, ये सारे जो वर्णित है किस में है? ये अभिधम पिटक में है। चलिए, अब थोड़ा सा कुछ वर्ड कई बार रिपीट करवाए हैं, लेकिन फिर भी एक बार करवा देते हैं। गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। और प्रथम उपदेश जो गौतम बुद्ध थे कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे वो
श्रावस्ती में, श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी हुआ करती थी, श्रावस्ती, ठीक है। चलिए, इनकी जो मृत्यु होता है यहाँ पे, इनकी जो मृत्यु हुई उसको क्या कहा जाता था, महापरिनिर्वाण कहा जाता था। और मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ, कुशीनारा, यूपी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए, उसके बाद और भी कुछ, क्योंकि बौद्ध धर्म की किताबें पूछा है ना साहब, तो बौद्ध धर्म का जो भी 2-4 और पुस्तकें हैं उसको हम लोग यहाँ पे जमा कर दिए हैं, ठीक है ना। मिलिंद पन्हो ये बौद्ध भिक्षु नागसेन जो था उनकी ये किताबें हैं, मिलिंद पन्हो। और इस किताबे में बताए थे आपको मिलिंद का जो सवाल था और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन था ना, इसका दिया हुआ जो उत्तर था, इसी को संकलित किया गया किसमें, मिलिंद पन्हो में, ठीक है ना। और ये किसकी पुस्तक है, बौद्ध धर्म का, क्योंकि नागसेन जो था ना ये बौद्ध भिक्षु था और मिलिंद जो था वो सवाल किया था नागसेन से, और नागसेन उस सवाल का जवाब दिया था बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चीज़ों को, उसको जो संकलित किया गया मिलिंद पन्हो में। क्या बोले, डेमिकस ना, मिनांडर, जिसकी बात मिनांडर, हाँ वही बात हो, उन्हीं का नाम ये। चलिए अगला, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये 3 किताबें, 3 पुस्तक बौद्ध धर्म का है। तीनों कौन लिखे, अश्वघोष, वही अश्वघोष जो चौथी बौद्ध संगीति का क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे, ठीक है ना। तो बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये है किनका, अश्वघोष का। फिर देखिए माध्यमिक कारिका, ये किसका है, नागार्जुन का। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किस पुस्तक में, माध्यमिक सूत्र इनकी किताबें थी। कौन सी किताबें, माध्यमिक सूत्र इनकी किताबें थी। और अभिधम, माध्यमिक कारिका भी इन्हीं की पुस्तक है। माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक कारिका, दोनों इन्हीं की किताबें हैं और लिखे हैं नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन कहलाते हैं ये, सापेक्षता के सिद्धांत सर्वप्रथम दिए थे ये। चलिए, अभिधम कोश, ये बसु बंधु के द्वारा लिखा गया, और ये भी जो है बौद्ध धर्म की किताबें हैं साहब, ग्रंथ हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, ये सारे चीज़ें बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं। चलिए, उसके बाद बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां जो है ना, ये किस में वर्णित है, जातक में। इसका मतलब जातक भी किस धर्म का पुस्तक हो गया, बौद्ध धर्म की पुस्तकें हो गई। चलिए, हाँ हीनयान होता है यहाँ पर, मिस्टेक है, कर लीजिए सही। हाँ, हीनयान की पुस्तक कथा वस्तु, कौन सा, कथा वस्तु में बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म, मतलब जो गौतम बुद्ध जन्म लिए थे उससे पहले उनका किस में जन्म था, किस प्रकार चीज़ें थी, उसका वर्णन है जातक में। और बुद्ध का जो वर्तमान जीवन था ना, उनके जीवन चरित्र, सारे चीज़ों का वर्णन वो किया गया है किसमें, कथा वस्तु में, ठीक है साहब। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला, चलिए, बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति मिली है किस में मिला है, मथुरा कला में मिला। और सबसे पहली जो मूर्ति मिली थी वो मथुरा कला में मिली थी। और सर्वाधिक जो मूर्ति थी वो किस कला में मिली थी, गांधार कला में मिली थी, ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा, गांधार कला में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जैन था ऑप्शन में, तो याद रखिएगा कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल्पसूत्र, ये जैन लिखा था। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र से जैन धर्म के प्राचीन जो है सो प्रारंभिक इतिहास, उसका पता चलता किससे, कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र को कौन लिखा था, भद्रबाहु। कौन लिखा था, भद्रबाहु लिखा था। हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य हैं साहब, एक महाभारत है और एक रामायण है, क्योंकि हिंदू भी दिया होता ऑप्शन में, ठीक है ना। और सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। और महाभारत को प्राचीन कालों में क्या बोला जाता था, जय संहिता बोला जाता था, और इसे युद्ध की भी पुस्तक कहा गया है, ठीक है साहब। चलिए, एक ऑप्शन में दिया होता पारसी, तो याद रखिएगा कि पारसी धर्म का जो संस्थापक था, बहुत कम लोग ध्यान में रखते इसको, जरथुष्ट्र होता, जरथुष्ट्र, ठीक है ना, जरथुष्ट्र थे। और इसकी जो धार्मिक पुस्तक है कौन है, ज़ेंदा अवेस्ता। क्या है, ज़ेंदा अवेस्ता, ये पारसी की पवित्र पुस्तक है, ठीक है साहब, याद रखिएगा। और ईसाई का पवित्र पुस्तक बाइबिल, क्या है, और मुस्लिमों का पवित्र पुस्तक कुरान, हदीस बोले थे,
हाँ क्या बोले? हाँ यहूदी, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम धर्म होता है ना, उसी तरह यहूदी होता है। हम बताए होंगे इजराइल की कहानी, जिस समय याद आया होगा। चलिए, अशोक, आप देख लीजिए, कोई भी सेट ऐसा नहीं है जिसमें अशोक नहीं मिला है। ये चीज़ देख रहे हैं ना। चलिए साहब, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? आंसर हो जाएगा ई। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जो अशोक का धम्म था ना, वो राजा के प्रति वफादारी केवल नहीं था, ये नहीं था, बाकी शांति एवं अहिंसा ये था, बड़ों का सम्मान ये भी था, और धार्मिक सहनशीलता ये भी था साहब। क्योंकि अशोक जब कलिंग पर आक्रमण किया था, तो वह उस समय कलिंग को जब जीता था ना, तो उसमें लाखों लोग मारे गए थे। और जब लाखों लोगों की हत्या जब अशोक देखा, तब इसका हृदय परिवर्तन हो गया कि केवल एक साम्राज्य के लिए इतने बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये महात्मा का जीवन बिताना शुरू कर दिया, और जनता को भी कहे कि आप केवल धार्मिक जीवन बिताइए। ठीक है ना, और अपने अधिकारियों को भी बोले कि राज के दौरे पर 5-5 वर्ष में जाइए, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की कष्ट ना हो। क्योंकि इतना कष्ट दे दिया था ना कि इसका जमीर जाग चुका था कि अब इतना कष्ट जनता को नहीं देना है, बिना काम को नहीं मरवाना है। ठीक है साहब, इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी अशोक का जो भी शिलालेख वगैरह था ना, ये सारे शिलालेख हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है साहब, उसको जा कर के आप देख सकते हैं। यहाँ से उसको एस्ट्रिक कर दिए हैं, हटा दिए। चलिए साहब, बस थोड़ा सा चीज़ें यहाँ डाले हैं। अशोक का धम्म का जो मूल उद्देश्य निम्न था: शांति एवं अहिंसा था, बड़ों का सम्मान था, और धार्मिक सहनशीलता था। ठीक है साहब, अशोक धम्म का सिद्धांत राहुलवाद सूत्र से लिया था। मतलब अहिंसा का, बड़ों का सम्मान करना, ये राहुलवाद सूत्र एक किताबें हैं, उससे ये चीज़ें लिया था। ठीक है साहब, इस तरह की चीज़ें। और अशोक ने चौथा शिलालेख में भेरी घोष यानी मार काट को छोड़ के उसके स्थान पर धाम घोष मतलब अहिंसा के मार्गों को अपनाने की बात कही थी अपने चौथे अभिलेख में साहब, शिलालेख में। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या बोला था? सम्राट बोला था। ठीक है साहब, बस अशोक से इतना चीज़ें याद रखना है। बाकी अशोक से जुड़ा हुआ चीज़ें 66वीं और 65वीं में हम बड़ा डीपली करवा चुके हैं, तो उसको जाकर के आप कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए साहब, अगला है मौर्य समाज का 7 वर्णों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। अभी बताएं हम, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में देख लीजिए ना कि मेगास्थनीज 2 बार आ चुका है। आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सही बात है, तो आप लोग तुरंत कलेक्ट करते हैं साहब। चलिए, अगला है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इस तरह की बातें की गई हैं कि मौर्य समाज का 7 वर्णों में क्या किया गया? विभाजन विशेष रूप से जो मिलता है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। इसके अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। पहला जो भाग था वो दार्शनिकों का था, दूसरा था कृषक मतलब किसानों का था, उसके बाद पशुपालक था, कारीगर था, सैनिक था, निरीक्षक था, मंत्री या सभासद था जो मंत्री वगैरह हुआ करता था। इस तरह से 7 भागों में बटा हुआ था मौर्यकालीन साम्राज्य। ठीक है, ये चीज़ें था। इसके अनुसार भारतीय शिव को बोला गया उस समय डायनोसियस। क्या बोला गया? डायनोसियस। और कृष्ण को बोला गया हेराक्लिस। क्या बोला गया? हेराक्लिस की पूजा क्या करते थे? मतलब मौर्य साम्राज्य में जो पूजा हुआ करती थी लोगों के द्वारा, वो शिव का हुआ करता था, और शिव को उस समय बोला जाता था डायनोसियस। क्या बोला जाता था? डायनोसियस। ठीक है, और कृष्ण को क्या बोला जाता था? हेराक्लिस। क्या बोला जाता था? हेराक्लिस। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, मेगास्थनीज भारतीय समाजों में दास प्रथा को प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मतलब मेगास्थनीज ये कहता है कि मौर्य काल में भारत में दास प्रथा नहीं था। लोगों को खरीदने की जो प्रथा है ना, गुलाम बनाने की प्रथा, ये मौर्य काल में नहीं मिलता है साहब। ठीक है, ये चीज़ कहना चाह रहा है मेगास्थनीज। ठीक है ना, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है मेगास्थनीज से। चलिए, इसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से तो होता, ना तो अपनी जाति से बाहर लिखा गया, बाहर होता, बाहर विवाह कर सकता था, और ना ही
उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। आप देखते थे अभी से 10 साल 20 साल पहले देखिए कि कुम्हार जो हुआ करता था तो मिट्टी का बर्तन बनाता था और उसका अगला पीढ़ी जो भी आते जाता था वो मिट्टी का ही बर्तन बनाता था। ग्वाला जो होता था वो दूध का व्यापार करता था और उसका पीढ़ी जो होता था उसी व्यापार में लिप्त हुआ रहता था। ठीक है, तो ये चीज़ें मेगास्थनीज भी कहता है कि मौर्य काल में ना कोई भी व्यक्ति अपने जाति से बाहर विवाह नहीं करता था, अभी भी ऐसा है। और कोई भी व्यक्ति अपने पेशे को छोड़ करके जो उसका वंशानुगत पेशा है ना वो भिन्न पेशा नहीं करता था। ये अलग बात है कि अब पेशा अलग होने लगा है। चलिए, मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया है। मेगास्थनीज अपनी किताब में कौटिल्य के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए, पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया चंद्रगुप्त को। और कौटिल्य के अनुसार राजधर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालन होता था। मतलब कौटिल्य के अनुसार राजधर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालन जो होता था ना, ये कौटिल्य बोला कि वहाँ का जो व्यवस्था का संचालन जो करता था ना वो कौन करता था? राजा क्या करता था। ठीक है, ये चीज़ें ये बताया है कौटिल्य के अनुसार। ठीक है, लेकिन कौटिल्य का वर्णन कहीं भी ये मेगास्थनीज अपनी किताबों में नहीं किया है। चलिए साहब, अगला है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? देख रहे हैं ना कि एक ही सेट में जहां डाले कंटेंट दूसरी जगह पूछा जा रहा है। चलिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा साहब। ज़्यादा कुछ तो डाले नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा चीज़ें डाल दिए हैं कि फाहियान मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। क्या कहा है? मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों को देश कहा है। और सबसे समृद्ध किसको बताया है? मध्य प्रदेश को ही बताया है। ठीक है, और फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल जो राजप्रसाद हुआ करता था, राजप्रसाद किसका बना हुआ करता था? लकड़ी का बना हुआ करता था। उसके बारे में ये कहता है फाहियान कि ये जो महल बनाया गया है ना चंद्रगुप्त मौर्य का, ये दैत्यों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा बनाया गया है। ये बातें कहता है कौन? फाहियान कहता है। ठीक है, कि इसका जो राजमहल बना है ये कौन बनाया है? दैत्य बनाया है लकड़ी का। ठीक है, ये बातें कहता है फाहियान। फाहियान नहीं ठीक है। हाँ हाँ, नहीं था, आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। लेकिन जब वो आया था ना तो यहाँ का इतिहास को ऐसा थोड़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य हटा और क्या कहते हैं तुरंत उसका साल भर में ये हट गया, सो बात तो नहीं है। तो हाँ बिल्कुल अलग है। आया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और लिखा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो उसका बचा हुआ था ना अवशेष, उसके आधार पर यह बताया था। ठीक है ना। अभी भी हम बोलते हैं कि जो मौर्य काल का जो प्राचीन इतिहास का अवशेष मिलता है, कहाँ से मिलता है? कुम्हरार पार्क से मिलता है, बोलते हैं ना। अभी भी उसका पुरातत्व अवशेष क्या कहते हैं बचा हुआ है, जो भी राजमहल प्रसाद है। 320 ईसा पूर्व। हाँ, अभी आप देख रहे सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ स्थल अभी मिल रहा है। तो फिर चलिए अगला है चोल। आप देख रहे हैं कि किसी भी सेट में जाते हैं तो क्या होता है? चोल मिलता ही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बात तो हम क्या बार कह चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ग्राम पंचायत, या क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन। आज हम चोल साम्राज्य को ना इतना कम से कम कर देते हैं कि चोल से सवाल नहीं बाहर होगा, समझ रहे हैं? चोल को आज हम गोल करके रख देंगे। चलिए, चोल को आज गोल कर देना साहब। चलिए, तो सबसे पहला नंबर आप देखिए कि सबसे चोल साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है तो दो चीज़ें, एक स्थानीय स्वशासन, एक नौसैनिक व्यवस्था। दो बातें हमेशा पूछा जाता है। तो चोल ग्राम पंचायत या स्थानीय शासन के लिए क्या था? प्रसिद्ध था चोल वंश। चोल वंश की स्थापना 850 ईसा में कौन किया था? ईस्वी में विजयालय ने किया था, और इसने अपनी राजधानी तंजौर या तंजावुर बनाया था साहब। इस बात को याद रखेंगे। चोल शासक जो चोल वंश की स्थापना किया था विजयालय,
इन्होंने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? नर केसरी की उपाधि धारण की थी साहब। उसके बाद अगला जो शासक था, चोल शासक राज प्रथम, कहीं पर आपको राजा राज प्रथम भी लिखा मिलेगा, इसलिए करके गलतफहमी में नहीं रहिएगा। राज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहाँ के शासक मही पांचवा भागकर रोहन में शरण लिया था। तो पूछा जाएगा कि चोल वंश का वह कौन सा शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? क्या बोलेंगे? राज प्रथम, ठीक है। और उस समय श्रीलंका का शासक कौन था? महिम पांचवा। और उस समय डर से भाग गया था ये रोहन, श्रीलंका का ही एक जगह है रोहन, वहाँ पे वो डर से भाग गया था साहब। और राज प्रथम जब श्रीलंका जीत लिया तो श्रीलंका जीत करके उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाया, तंजौर से अलग नई राजधानी बनाया। उस राजधानी का नाम पड़ा मोमीर चोल मंगलम, ठीक है। इसको अपनी राजधानी बनाया साहब, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। राज प्रथम शैव अनुयायी था, मतलब ये शिव धर्म को मानता था, शैव को मानता था, ठीक है ना। उसने तंजौर में राजा राजेश्वर शिव मंदिर बनाया था। तो कई बार पूछा जाएगा कि राजा राजेश्वर शिव मंदिर को किसने बनाया था? इसी को बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो हाँ, राजा राज प्रथम जो था ये राजा राजेश्वर मंदिर बनवाया था। और कहाँ बनवाया था? ये तंजौर में बनाया था, इस बात को याद रखिएगा। और तंजौर क्योंकि इसकी राजधानी हुआ करती थी साहब। चलिए अगला, राजेंद्र प्रथम बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करके गंगईकोंड चोलम की उपाधि धारण की थी। ये बातें पहले भी बता है। और ये भी किस वंश का है? ये चोल वंश का ही है, चोल वंश का ही है साहब, ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रथम बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर गंगईकोंड चोलम की उपाधि धारण की थी। और आपको लॉजिकली बताए थे कि गंगा नदी पर राजेंद्र पुल, और वो भी पुल कितना पुल? एक पुल, ये बताए थे लॉजिकली, ठीक है साहब। तो इस तरह का याद रखेंगे। और जब ये गंगईकोंड चोलम की उपाधि धारण की बंगाल को जीत करके, और इन्होंने एक शहर भी बसाया और उसका नाम दिया गंगईकोंड चोलम, और उसको अपना राजधानी बना लिया। क्या बना लिया? राजधानी बना लिया गंगईकोंड चोलपुरम। क्या बनाया? गंगईकोंड चोलपुरम, ये राजधानी बना लिया, ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चोल प्रशासन में जो उच्च अधिकारी हुआ करता था ना, जो IPS के लेवल का अधिकारी, ठीक है ना, तो उस समय का जो उच्च अधिकारी हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था? पेरुनंदरम। क्या कहा जाता था? पेरुनंदरम। और निम्न जो अधिकारी हुआ करता था शेरुनंदरम। तो ये वो याद रखेंगे, पेरुनंदरम और निम्न वाला शेरुनंदरम, ठीक है ना। पेरुनंदरम और शेरुनंदरम, ठीक है ना। संपूर्ण चोल साम्राज्य देखिए केंद्रीकृत था, मतलब राजा हुआ करता था और वो अलग अलग भाग में प्रांतों को बांट करके रखता था। तो चोल साम्राज्य में 6 प्रांत हुआ करते थे। क्या होता करते थे? 6 प्रांत मतलब राज। और उस समय राज को मंडल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मंडल। तो संपूर्ण चोल साम्राज्य होता, सम्राट लिखा गया, हाँ इधर रजक बांट दिया। संपूर्ण चोल साम्राज्य देखिए एक्चुअली है क्या कि जल्दी टाइपिंग करना, क्योंकि खुद से पहले पेन से लिखना, फिर उसको टाइप करना, और फिर जा कर के यहाँ का भोकरना, सारा काम अपना ही है, ठीक है ना। तो इसी वजह से कहीं जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि जब देखते हैं कि टाइम कम है तो टाइपिंग करने का स्पीड बढ़ाते हैं और स्पीड में कभी मिस्टेक हो जाता है। तो इतना कम से कम आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए, तो टोटल जो था चोल साम्राज्य 6 मंडल में बटा हुआ था, मतलब चोल साम्राज्य में 6 राज हुआ करते थे। राज को क्या बोलते थे? मंडल, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए मंडल हुआ करता था प्रांत, मंडल जो बटा हुआ था ये बटा हुआ था कोट्टम में। राज बटा हुआ था जिला जिसको भी बोलते हैं, उस समय बोला जाता था कोट्टम। क्या बोला जाता था? कोट्टम। कोट्टम बचा हुआ था नाडू में, नाडू बचा हुआ था कुर्रम में, और कुर्रम जो बचा हुआ था ग्राम में। और उस समय ग्राम को यानी पंचायत को बोला जाता तनियार। क्या कहा जाता था? तनियार। समझ रहे हैं? पूरा यार नहीं, तनियार, ठीक है ना। क्या बोले? अरे ये व्यवस्था बता रहे हैं। ये 6 मंडल का मतलब क्या? राज हुआ 6, ठीक है।
तो अब ये थोड़े हम बोल रहे हैं कि 6 मंडल का मतलब 6 अलग अलग भाग में बटा हुआ था, 6 राज हुआ करता था। ये हो गया, देखिए कि ये हो गया प्रांत, जिसको हम बोलते हैं क्या, राज अभी बोलते हैं। उसके बाद ये हो गया इसका जिला, समझ रहे हैं। ये हो गया आपका परगना, जिसको ब्लॉक अभी बोलते हैं, ठीक है। उस तरह से ये चीज़ें बटा हुआ था, ऐसा नहीं बात, इस तरह से ये बटा हुआ था। और अंतिम जो हुआ करता था वो ग्राम हुआ करता था, और ग्राम को उस समय बोला जाता था तनियार। क्या बोला जाता था, तनियार। उस समय देखिए आप अलाउद्दीन खिलजी का बताए थे सवाल कि उसमें भूमि कर कितना था, 1/2। कितना था, 1/2। और याद रखिएगा कि चोल वंश में भूमि था 1/3। कितना था, 1/3। भूमि कर जो था उपज का 1/3 हुआ करता था। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा है। चलिए, चोल साम्राज्य का जो भूमि था ना, भूमि वो भी अलग अलग भाग में बटा था, ठीक है ना। तो ब्राह्मण को जो दान में दिया गया भूमि था ना, जो ब्राह्मण को दान कर दिया जाता था, उसे कहा जाता था ब्रह्मदेय भूमि। क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेय। देखिए, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, देय मतलब देना। जो भूमि ब्राह्मण को दे दिए क्या कहलाया, ब्रह्मदेय कहलाया, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला है साला भोग। क्या है, साला भोग। साला भोग जो हुआ करता था, यह विद्यालय की रख रखाव की भूमि, मतलब विद्यालय के लिए जो भूमि दान में दिया जाता था उसको बोला करते थे साला भोग, ठीक है, साला भोग। तो जैसे हम लोग पाठशाला बोलते हैं ना, तो पाठशाला, उसी तरह से याद रखिएगा साला भोग, ठीक है ना। चलिए, अगला देवदान। देवदान या इसी को बोला करते थे तिरुमम टिक्कणी। क्या बोलते थे, तिरुमम टिक्कणी, ठीक है। ये हुआ करता था मंदिर के लिए भूमि, मतलब मंदिर बनाने के लिए जो भूमि दिया जाता था उसको देवदान बोलते थे, या क्या बोलते थे हम लोग, तिरुमम टिक्कणी, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद वेल्लन वगाई। क्या था, वेल्लन वगाई, ठीक है। ये था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, मतलब जो भूमि ब्राह्मणों के पास नहीं होकर के दूसरे जातियों के पास हुआ करता था, तो उस भूमि को क्या बोलते थे, वेल्लन वगाई। क्या बोलते थे, वेल्लन वगाई, ठीक है साहब। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद ग्रामीण जो स्तर था ना, वो व्यवस्थाएं, वो 3 पार्ट में बटा हुआ था। 3 पार्टों में था उर। पहला क्या था, उर। उर ये सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। सर्वसाधारण लोग, जो साधारण लोग हुआ करता था ना, ब्राह्मण जाति को छोड़ के बाकी जो साधारण गरीब लोग हुआ करता था, उसकी एक समितियां हुआ करती थी। और ये समिति का जो मुख्य कार्य हुआ करता था वो हुआ करता था क्या, सार्वजनिक कल्याण करना। क्या होता था, सार्वजनिक कल्याण करना। जैसे कि नदी, तालाब, कुआं कहीं बन रहा है तो उसमें अपना सहयोग करना, ठीक है। ये काम हुआ करता था किसका, उर, ठीक है। उसके बाद था महासभा, होता मध्य सभा नहीं, महासभा। महासभा ब्राह्मणों एवं उच्च जाति की ये समितियां थी, ब्राह्मण और उच्च जातियों की समितियां थी। ये पंचायत वगैरह किया करता था, समझ रहे हैं, पंचायती वगैरह किया करता था। और जो भी आधिकारिक काम हुआ करता था ना, वो सारे ब्राह्मणों के हाथ में हुआ करता था। चलिए, उसके बाद नगरम, ये हुआ करता था व्यापारियों की सभा हुआ करती थी। व्यापारियों की सभा नगरम, व्यापार से संबंधित जो भी देख रेख किया करता था वो व्यापारी का समूह हुआ करता था, जैसे क्या बोला जाता था, नगरम, ठीक है साहब। इतना पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद नटराज की जो प्रतिमा आप लोग देखते हैं प्रकार बक्स में नहीं रहता है, तो उसमें नटराज की जो मूर्ति, याद रखिएगा वो चोलकालीन प्रतिमा है। किस समय का है, चोलकालीन प्रतिमा है, ठीक है साहब। चोले के टाइम में वो नटराज की मूर्ति बनी थी, ठीक है। चलिए, उत्तर मेरूर अभिलेख से, उत्तर मेरूर अभिलेख से चोल प्रशासनिक व्यवस्था का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो कई बार सवाल आ सकता है कि उत्तर मेरूर अभिलेख से निम्नलिखित में से किस वंश का जो है सो शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, चोल वंश का। चलिए साहब, हाँ, चोल गोल हो गया। चलिए, इतना याद कर लीजिए ना, फिर नहीं छूटेगा मेरे समझ से। चलिए, अब फिर जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर उसमें और भी चीज़ें पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे, आंसर क्या आ जाएगा, हाँ, गोपुरम होगा, बिल्कुल सही बात है, गोपुरम होगा, ठीक है ना, गोपुरम। कि दक्षिण भारत का जो आकर्षक मंदिर, देखते हैं कि मंदिर का जो गेट हुआ करता है ना, बड़ा आकर्षक बना हुआ करता है, तो उस मंदिर को, गेट को क्या बोलते हैं हम लोग, गोपुरम बोलते हैं। और हम लोग तो इतना इतना आकर्षक बनाते हैं कि देखते हैं सरस्वती पूजा में साड़ियों से गेट बना देते हैं कि नहीं, इतना आकर्षक बनाते हैं। चलिए, तो बिहारी में टैलेंट एकदम है, कूट कूट के भरा हुआ है। तो चलिए, अगला देखिएगा, गोपुरम इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का जो आकर्षक
आकर्षक मंदिर द्वार है, क्या कहलाता था, गोपुर कहलाते थे। और ये किस कला में था, द्रविड़ शैली में बना हुआ करता था। ये कला है, द्रविड़ शैली, नागर शैली, मथुरा शैली, ये बनाने का कला है और अलग अलग इसका डिजाइन हुआ करता था। तो याद रखना है कि जो दक्षिण भारत में मंदिर का गेट जो हुआ करता था, द्वार हुआ करता था, गोपुरम हुआ करता था। और ये जो बना हुआ था किस शैली में था, तो द्राविड़ शैली में हुआ करता था साहब। पंचायत शैली, पंचायतन होगा, पंचायतन शैली में मंदिर तब कहलाता था जब वह मुख्य मंदिर अन्य 4 छोटे छोटे मंदिरों से घिरे हुए करते थे। आप देखिएगा कि अभी भी हम लोग के आसपास में मंदिर देखिएगा कि एक मंदिर बना हुआ है, बड़ा सा मंदिर, और उस मंदिर के चारों कॉर्नर पे, कोना पे छोटा छोटा मंदिर होता है ना, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो कला कहलाएगा पंचायतन, क्या कहलाएगा, पंचायतन। ठीक है साहब, पंचायतन शैली। जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, इसमें किस कला का प्रयोग हुआ है, पंचायतन शैली का। ठीक है, कहाँ, ये खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर। लिंगराज मंदिर, ये भुवनेश्वर में यानी उड़ीसा में। दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। ये सारे पंचायतन शैली हैं, मतलब इस मेन मंदिर, मुख्य मंदिर के चारों कॉर्नर पे छोटे छोटे मंदिर हुआ करते हैं। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर भारत में ना मंदिर का जो कला है वो शैल, अच्छा, मंदिर की कला जो है ना वो नागर शैली है। कैसा है, नागर शैली। उत्तर भारत में मंदिर कला की जो शैली है कैसा है, नागर शैली है। उत्तर भारत में नागर शैली, याद रखिएगा, उत्तर भारत में नागर शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। आप देखिए दक्षिण भारत में गोपुरम जिसको बोलते हैं वो भी किससे बना हुआ, द्रविड़ शैली में है। तो उत्तर भारत में कौन सा शैली, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दोनों को मिला के एक शैली बनता है जिसको बोलते हैं वेसर शैली। क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा नागर शैली में बना दे, थोड़ा सा द्रविड़ शैली में बना दे, और दोनों मिलके क्या हो जाता है, वेसर शैली। जैसे कि थोड़ा चावल मिला दे, थोड़ा दाल मिला दे तो खिचड़ी हो जाता है, उसी तरह से थोड़ा द्रविड़ शैली, थोड़ा नागर शैली मिला दे तो कौन सा शैली बन जाता है, वेसर शैली बन जाता है। चलिए साहब, इतना ही तो बात था, कुछ ज़्यादा थोड़े था। चलिए साहब, अगला, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है, हम्पी। वाह, हम्पी, सही बात है, हम्पी। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी साहब, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे, और वर्तमान में इसका जो अवस्थिति है वो कर्नाटक में है साहब, इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा विजयनगर को भी हम लोग ना देख लेते हैं। विजयनगर पर हम लोग विजय आज पा लेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ से जो भी सवाल आएगा वो नहीं छूटेगा। ठीक है साहब, चलिए, हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। ठीक है साहब, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे था, और ये वर्तमान में कर्नाटक में है। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कौन किया था, हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर एवं बुक्का विजयनगर के साम्राज्य पर संगम राजवंश की स्थापना किया था साहब। इस बात को याद रखेंगे कि हरिहर और बुक्का ये विजयनगर साम्राज्य बनाया, लेकिन हाँ, दोनों भाई था, हरिहर और बुक्का दोनों भाई था। ये विजयनगर साम्राज्य बनाया, लेकिन अपने राजवंश का नाम रखा संगम वंश। समझ रहे हैं, संगम वंश, क्योंकि संगम इनके पिता का नाम था, तो अपने पिता के ही नाम पे रखा संगम राजवंश। ठीक है, चलिए, इसकी जो राजभाषा हुआ करती थी तेलुगु हुआ करती थी। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। और जिस समय ये विजयनगर बना था 1336 में, उस समय जो दिल्ली सल्तनत का जो राजा था, सम्राट था, वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था साहब। तो कई बार पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य जिस समय बना था उस समय दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था, तो क्या बोलेंगे हम लोग, मोहम्मद बिन तुगलक। हरिहर एवं बुक्का वारंगल के ककातीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत थे, मतलब ये मंत्री हुआ करते थे, ये मंत्री हुआ करते थे। वारंगल जगह का नाम है, और वारंगल का एक राजा था जिस पर एक वंश था काकतीय वंश। कौन सा वंश था, काकतीय वंश था, और वहाँ का राजा था प्रताप रुद्रदेव, उसी का ये मंत्री हुआ करता था। और मंत्री होते हुए क्या कर दिया, ये
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी साहब। तो चलिए, विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः कौन कौन राजवंश रहा, विजयनगर जो था उस पर कौन कौन राजवंश शासन किया, इस बात को याद रखिएगा। कई बार पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य पर कौन कौन से राजवंश ने शासन किया, तो याद रखिएगा संगम, सलूब, तुलुब एवं अराडी होता, आरावीडू, हाँ आरावीडू, क्या होगा, आरावीडू वंश का शासन रहा। सब टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आरावीडू कर लीजिएगा। चलिए चलिए, अब संगम राजवंश कब से कब तक रहा, 1336 से 1485 तक। और कौन कौन राज किया यहाँ पर, मतलब संगम वंश का कौन कौन राजा हुआ, केवल क्रम लिख दिए हैं ताकि आपको ये पता चले कि कौन राजवंश कौन है। बाकी जब पढ़ेंगे तो इस भी कब से कब तक कौन रहा उतना डिटेल्स में उस समय, अभी तो है क्विक रिवीजन। चलिए, हरिहर एवं बुक्का, उसके बाद हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, फिर मल्लिकार्जुन और फिर विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। लास्ट यही था। संगम वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था देवराय प्रथम। कौन था, देवराय प्रथम। और आपको पता है कि अब्दुल रज्जाक के अनुसार देवराय द्वितीय पुलिस को वेतन जो देता था ना, वेश्यालय के पैसे से देता था। ये अब्दुल रज्जाक जो आया था फारस से, फारस का ये इतिहासकार था, ये आया था ना, तो ये बोला था कि देवराय द्वितीय जो है ना, पुलिस को जो रुपया देता है ना, वो वेश्यालय से आने वाले आय से ही रुपया देता है। ठीक है, चलिए, इस तरह की बात अब्दुल रज्जाक बोला। मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। मल्लिका अर्जुन आप देखे थे यहाँ पे, इनको क्या कहा जाता है, प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। इसके बाद संगम वंश के बाद दूसरा वंश जो बना सालूब वंश, ये 1485 से 1506 तक रहा। और इसकी स्थापना जो किया था सालूब नरसिंह। कौन किया था, सालूब नरसिंह ही इसका क्या था, संस्थापक था। इस बात को याद रखेंगे। चलिए, अगला है तुलुब वंश। सालूब के बाद तुलुब, ये 1506 से 1565 तक रहा। और इसकी स्थापना किया था वीर नरसिंह, इसका संस्थापक था। लेकिन इस तुलुब वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वो कृष्ण देवराय था। और आपको बताएं कि कृष्ण देवराय को बाबर जो था ना, वो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक का था। कृष्ण देवराय के दरबार में अष्ट कवि रहते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहा करते थे। ठीक है, मंत्री परिषद पूछेगा तो शिवाजी के दरबार में, और कवि पूछेगा अष्ट दिग्गज वाला तो कृष्ण देवराय के दरबार में। इनके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। किसके शासन काल का, कृष्ण देवराय का जो शासन काल था उसको ना तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, क्योंकि तेलुगु को इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया था, तेलुगु को बढ़ावा दिया था। ठीक है साहब, कृष्ण देवराय आमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की थी। इनकी किताब भी कई बार पूछा गया, कई बार आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर फिर बताएंगे ना तो मिलेगा आपको। ये कृष्ण देवराय 2 किताबें लिखा, जिसमें था आमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की थी। कृष्ण देवराय हजारा होता, हजारा, कृष्ण देवराय हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिरों का निर्माण करवाया था साहब। इस बात को याद रखिएगा, विट्ठल स्वामी मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया था। तुलुब वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, सदाशिव था। तुलुब वंश का अंतिम शासक सदाशिव था, जबकि स्थापना क्या था, नरसिंह, वीर नरसिंह। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, राक्षसी तंगरी या तालीकोटा, राक्षसी तंगरी या तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 23 जनवरी 1565 को हुआ था, और जिससे विजयनगर का क्या हो गया, पतन हो गया। तो कई बार सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पूर्णतः पतन हो गया, तो क्या बोलेंगे, वो तालीकोटा का वो युद्ध, या इसी को बोलते हैं राक्षसी तंगरी का युद्ध। और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की तरफ से जो नेतृत्व किया था ना, वो राम राय किया था। कौन किया था, राम राय कर रहे थे। और विजयनगर की जो मुद्राएं हुआ करती थी, क्या हुआ करता था, पैगोडा हुआ करता था साहब। ठीक है ना। चलिए, आपको लेट नहीं होगा क्या, चलिए अगला। ऐसे अब ना डिस्क्रिप्शन कम है अब। चलिए चलिए साहब, अगला है
वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था? मतलब ये कहा कि जो राजा का जो सिद्धांत है ना, ये ईश्वर का सिद्धांत है। राजा अगर आदेश दे रहा है समझो ये ईश्वर का आदेश है। ये कौन बोला था? बलबन बोला। कौन बोला था? बलबन साहब। आंसर हो जाएगा इसका बलबन। ठीक है साहब, आंसर हो जाएगा सी, बलबन हो जाएगा साहब। बलबन आपको बताए थे कि सिजदा और पाबोस चलाया था, अपने विरोधियों के प्रति रक्त और लौ की नीति चलाई थी, नवरोज पर्व शुरू किया था, और बाकी 66वीं में हम लोग बलबन के बारे में बहुत सारी चीज़ें को लिख दिए थे साहब, तो उसको कर लेना है। चलिए साहब, अगला है, इसका आंसर हो जाता बलबन। बलबन ईश्वर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बाकी बलबन के बारे में पढ़ना है तो आप 66वीं का जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर है उसके प्रश्न संख्या 5 में चले जाइए, आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा चीज़ें वहाँ पे। चलिए, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है अगर तो 66वीं बीपीएससी का जो करवाए प्रीवियस ईयर उसकी सवाल संख्या 5 में चले जाइए, आपको आराम से चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? क्या बोले? चलिए, इल्तुतमिश इसमें मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। और खिलजी जो है ये 64वीं बीपीएससी के प्रश्न संख्या 29 में जाके आप देख लीजिए, आपको चीज़ें आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ठीक है ना? चलिए, ऐबक के बारे में नहीं बताए थे पहले, तो थोड़ा सा ऐबक के बारे में देख लेते हैं। चलिए, ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, और ऐबक जो हुआ करता था ये मोहम्मद गौरी का ये गुलाम हुआ करता था। मोहम्मद गौरी इसको खरीदा था। ठीक है साहब, और इसको सेना बनाने के लिए खरीदा था, लेकिन इसको योग्यता को देखते हुए जब गौरी यहाँ से गया था तो इसको अपना जीता हुआ क्षेत्र दे दिया था। 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किया था, और ये तुर्क मुसलमान था। कहाँ का मुसलमान था? ये तुर्क का मुसलमान था। ठीक है ना? ऐबक मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। मोहम्मद गौरी इसको खरीदा था सेना में भर्ती करने के लिए, लेकिन इसकी योग्यता को देखते हुए जब मोहम्मद गौरी लौट रहा था ना, तो फिर इसको पूरा जीता हुआ क्षेत्र दे दिया था। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर को बनाया। ऐबक दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, और इसके साथ साथ कुतुब मीनार का इन्होंने नींव डलवाया था। और जब तक ये जिंदा था तो केवल कुतुब मीनार का एक ही महल बन पाया था, एक ही मंजिल बन पाया था। बाद में जाके इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया था साहब। चलिए, अगला देखिएगा, ऐबक को लाख बख्श का मतलब हुआ लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला किसे कहा गया है? ऐबक को कहा गया है। कुतुब मीनार की नींव ऐबक डाला था, जो केवल एक मंजिल बनवाया था, केवल एक ही मंजिल बनवा पाया बेचारा। ठीक है, बाकी तो मंजिल पे खुद पहुंच गया। चलिए, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी। ठीक है साहब, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी, और इसे कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था साहब। ठीक है, और ऐबक का उत्तराधिकारी बाद में जाकर कौन बना? आराम शाह बना, जो एक अयोग्य शासक था और केवल 8 महीना तक रहा। उसके बाद इसका दामाद इल्तुतमिश बना। ये सारी चीज़ें बताए हुए हैं पिछले वाले में। चलिए, अगला साहब, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, आंसर इसका हो जाएगा 12वीं शताब्दी। शुरू हुआ 12वीं शताब्दी में, लेकिन सबसे अधिक जो प्रयोग शुरू हो गया था वह 13वीं शताब्दी में आकर के अधिक हो गया। तो इस सवाल के हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 12वीं शताब्दी। चलिए, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, बस अब अंतिम ही है। चलिए साहब, भारत में कागज़ का प्रयोग जो प्रारंभ हुआ था ये साक्ष्य कब से मिलता है? 12वीं शताब्दी से मिलता है। और विश्व में सबसे पहले कागज़ जो शुरू हुआ था कहाँ से हुआ था? ये चीन से हुआ था। आविष्कार भी कागज़ का चीन से ही हुआ है। और यह साक्ष्य जो जमा है पंचरक्षा शीर्षक आशुतोष म्यूजियम कोलकाता में सुरक्षित है। ठीक है साहब, ये कलकत्ता में सुरक्षित है। जो पहली बार कागज़ का जो आविष्कार हुआ था उसके बारे में साक्ष्य। कागज़ का बहुयात जो प्रयोग हुआ भारत में 13वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखना है कि कश्मीर का जो सुल्तान था जैनुल आबदीन
जैसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, के द्वारा प्रथम कागज उत्पादक मिल की स्थापना की गई थी। पहला मिल जो लगाया गया था वो कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन लगाया था, और इसके धर्म से संबंधित सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। आधुनिक तकनीकी पर आधारित प्रथम कागज का जो मिल लगा है ना, इसकी स्थापना 1870 में कहाँ हुआ? कोलकाता में। और कोलकाता का जो जगह है वल्लीगंज, कहाँ हुआ है? वल्लीगंज में। चलिए साहब, इतना पॉइंट हम लोग याद रखेंगे और ज़्यादा नहीं। चलिए, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था साहब? आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। और आपको पता है कि चित्रकारी विभाग का स्थापना भी किया है, चित्रशाला विभाग का कौन किया था? अकबर ही किया था साहब। लेकिन पूछा जाएगा कि चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के शासन काल को। ठीक है, चलिए साहब अगला देख लेते थोड़ा सा। हाँ, अकबर से चित्रकारी विभाग से संबंधित चीज़ें पढ़ना है तो आप 66वें बीपीएससी की प्रश्न संख्या 8 में चल जाइए, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है साहब, चलिए। हाँ बिल्कुल होगा। अकबर के दरबार में ये सारे प्रूफ भी देख रही है कि नहीं है कि नहीं? चलिए, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकार इस शैली का प्रवेश हुआ था, और अकबर के दरबार में दसवंत, बसावंत, अब्दुल सम्मद एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जैसे चित्रकार रहते थे, और भी चित्रकार थे। इसके दरबार में नवरत्न भी हुआ करते थे। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा प्रश्न संख्या 8 में। ठीक है, चलिए। जहांगीर, ये बातें बोल रहे हैं तो जिनको अगर ज़रूरी हो, लगे कि एग्ज़ाम के लायक से, एग्ज़ाम के व्यू से बेहतर है तो जा करके देखेगा। जिसको लगेगा कि बैगन की तरह बांतर करेगा तो कोई बात नहीं है। पढ़ाई तो सबको बांतरे करता है, कुछ लोग को बढ़िया बुझाता है। चलिए, जहांगीर के बारे में अगर चित्रकारी से संबंधित देखना है तो 65वीं का प्रश्न संख्या 5 में जाकर के आप देख सकते हैं, आपको चीज़ें आराम से मिल जाएगा। चलिए साहब, चलिए क्या बोले? चलिए, भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? क्या होगा इसका आंसर? चलिए, ये तो हमको लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी का तो आत्मसात करा दिए हैं सबको, हर चीज़ें, हर पॉइंट। चलिए, हो जाएगा अकबर। अकबर भारत में शासक था। आपको पता है कि 1556 से लेकर के 1605 तक, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को बनी थी। तो स्वाभाविक बात है कि भारत में किसका शासन होगा? अकबर का। बाद में जाकर के एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 में हो जाती है, तो फिर वहाँ का शासक कौन बनता है? जेम्स प्रथम बनता है, और उन्होंने अपने राजदूत हॉकिंग्स को भेजा था अकबर के दरबार में। लेकिन अकबर का मृत्यु वहाँ पहुँचने से पहले ही हो जाता है, तो फिर वो जहांगीर के दरबार में पहुँचा था साहब। ये सारी चीज़ें हम लोग बता चुके हैं। चलिए, अकबर के बारे में अगर डिटेल से आपको पढ़ना है, यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें अकबर से संबंधित, तो 66वीं बीपीएससी का प्रश्न संख्या 8 में आप चल जाइए, आपको अकबर की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अकबर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को आज्ञा पत्र एलिजाबेथ प्रथम दी थी, क्योंकि एलिजाबेथ प्रथम खुद इस कंपनी की साझेदार थी। कंपनी का प्रथम गवर्नर जो बनाया गया था थॉमस स्मिथ को बनाया गया था, और जेम्स प्रथम का राजदूत हॉकिंग 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। ऐसे जेम्स प्रथम भेजा था अकबर के दरबार में, लेकिन अकबर मर गया 1605 में, और अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर बन गया। तो ये 1608 में भारत पहुंच करके 1609 में जहांगीर के दरबार में जाता है, ये फरमान लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए, फैक्ट्री के लिए। और कंपनी जब शुरू में बना था तो आपको पता है कि 217 साझेदार थे, जिसमें एक साझेदार कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम का भी इसमें साझेदारी था। ठीक है साहब, इस तरह से 63वीं आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। हम फिर अब मिलेंगे 60 से 62वीं में। ठीक है साहब।